नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार मिश्रा आपका अपने यूट्यूब में चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक मैंने आपकी क्वालिटी की निरंतर प्रयास चलाई। आज हमारे साथ मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त रचित सिसोदिया जी हैं, डॉक्टर रचित सिसोदिया, और वो इतिहास के इतने ही बड़े जानकार हैं। मेरे जान में इतने बड़े जानकार को मैं अभी तक मैं नहीं मिला हूँ। बहुत टीचरों से मैं पढ़ा हूँ, क्योंकि इन्होंने जो है बहुत रिसर्च किया है इसके ऊपर। और अगर ये हमारा और आपका दोनों का सौभाग्य कि हमारे साथ जुड़े हैं और ये आपको पढ़ाएंगे, तो देखिए आप जो है इनसे इतिहास के विषय में मार्गदर्शन लीजिए। वैसे इनका मीडियम इंग्लिश है, पर ये हिंदी में भी उतने ही दुरुस्त हैं। इनकी दोनों भाषाओं पे अच्छी कमांड है। तो सर जो है अब आप इन लोगों को इतिहास के बारे में दीजिए। ठीक। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रचित सिसोदिया और मैं आप लोगों को आज इतिहास आधुनिक भारत के बारे में बताना चाहूँगा। और आधुनिक भारतीय इतिहास से हम शुरू करेंगे अपना इतिहास। और आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में अगर हम ये देखें कि आधुनिक भारतीय इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई, तो वैसे तो इतिहासकारों में कई मत हैं कि यहाँ से आधुनिक भारतीय इतिहास की शुरुआत होती है। जैसे कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि 1757 प्लासी का युद्ध और 1764 में जो बक्सर का जो युद्ध हुआ था, उसी के पश्चात उसके पश्चात बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार अंग्रेज़ों के हाथों में आ गया था। और उसी के पश्चात आधुनिक भारतीय इतिहास की शुरुआत मानते हैं। कुछ इतिहासकार जैसे बिपिन चंद्रा ने कहा कि 57 के विद्रोह और उसके पश्चात का जो इतिहास है वो आधुनिक भारतीय इतिहास को हम मानते हैं। अलग अलग धारणाएं हैं, क्योंकि कोई जो आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास या प्राचीन इतिहास का जो कैटेगराइजेशन है वो कोई डायरेक्ट नहीं होता है। वो ग्रेजुअली मानते हैं कि हाँ, धीरे धीरे काल में परिवर्तन हो जाता है। कुछ इस प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन होते हैं, तब हम काल में परिवर्तन करते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास का प्रारंभ करेंगे यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। आपने देखा ही होगा कि भारत में व्यापार करने के लिए बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज आई। सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे बाद में गए भी। 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा आए थे और 1961 में पुर्तगालियों ने गोवा, दमन, दीव को छोड़ा था। ठीक है। पुर्तगालियों के पश्चात डच आए थे, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रेंच आए, उसके बाद और भी कई छोटे मोटे डेनमार्क के लोग भी आए थे, लेकिन वो उतना सफल नहीं हो पाए। ठीक है। देखिए, भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक संबंध तो प्राचीन काल से चला आ रहा है। यूनानियों ने ये संबंध स्थापित किया था, भारत के लोगों ने यूनानियों से संबंध स्थापित किया था, और ये संबंध तो प्राचीन काल से चला आ रहा है और मध्यकाल में चलता रहा। मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में जो व्यापारिक संबंध था वो कई मार्गों से होता था। मध्यकालीन भारत की बात करते हैं, अगर मिडिवल टाइम्स की बात करते हैं, तो ये जो ट्रेडिंग रिलेशंस थे इंडिया और यूरोप के बीच में, वो कई मार्गों से होके जाते थे। और भारत के व्यापारी और पश्चिमी एशिया के व्यापारी और यूरोप के व्यापारी, ये तीनों क्षेत्रों के जो व्यापारी थे, जो ट्रेडर्स थे, वो इस व्यापार में सम्मिलित रूप से कार्य करते थे। तो तीन प्रचलित मार्ग थे मध्यकालीन भारत में, या मध्यकाल में तीन फेमस वेज थे या तीन फेमस मार्ग थे जिसके माध्यम से व्यापारी व्यापार अपना करते थे। भारत और यूरोप के बीच में व्यापार होता था। एक मार्ग जो था वो था आपका, ये मार्ग ऐसे था, ये भारत से के पश्चिमी तट से होते हुए ये पर्शियन गल्फ है, ये फारस की खाड़ी है, इसे बोलते हैं पर्शियन गल्फ या फारस की खाड़ी। ठीक है। पर्शियन गल्फ या फारस की खाड़ी होते हुए ये व्यापारी समुद्र मार्ग से यहाँ पहुँचते थे, फिर भूमि मार्ग से ईरान, इराक होते हुए, और ये आपका पड़ता है भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी, और इसके माध्यम से ये व्यापार होता था। और ये इटली कंट्री है, इटली की कंट्री के जो व्यापारी थे वो इस पूरे क्षेत्र के व्यापार पे उनका एकाधिकार था। वेनिस और जेनेवा के जो व्यापारी थे, और ये जो व्यापार है, ये जो इस क्षेत्र का जो व्यापार था, इस पे ज़्यादातर
एक अधिकार किसका था? अरब के व्यापारियों का। और भारत में, दक्षिण भारत में एक समूह था, व्यापारिक समूह था, चेट्टियार समूह, तो उन लोगों का एक अधिकार था। तो ये सभी लोग इसी तरह से अपने सामानों का आदान प्रदान करते थे। भारत के मसाले और दक्षिण पूर्व एशिया के मसालों की बहुत मांग थी यूरोप में, क्योंकि कहा जाता है कि जाड़ों में भारत के मसालों द्वारा ही वो अपने गोश्त खाते थे, उसका सेवन करते थे, उसी में वो जीवित रहते थे। तो भारत के मसालों की, जो भारत के जो स्पाइसेस थे, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी यूरोप में। एक मार्ग तो ये था, ठीक है। दूसरा मार्ग जो था वो था यहाँ से होते हुए ये लाल सागर, ये रेड सी है, ये रेड सी है, लाल सागर है, और यहाँ होते हुए ये पहुँचते थे इजिप्ट, मिस्र पहुँचते थे, और मिस्र में भूमि मार्ग से होते हुए ये फिर पहुँचते थे भूमध्य सागर, और यहाँ फिर ये व्यापारी, इटली के जो व्यापारी थे, उनके माध्यम से व्यापार होता था। तो ये दूसरा मार्ग था, लेकिन ये उतना प्रचलित मार्ग नहीं था। उसका मुख्य कारण क्या था? धुंध, फॉग। ये जो क्षेत्र था, ये फॉग की वजह से, धुंध की वजह से ये दुष्कर था, इतना आसान नहीं था इस क्षेत्र से कहीं जाना, क्योंकि समुद्र, चूँकि फॉग की वजह से कुछ दिखता नहीं था, तो ये मार्ग उतना प्रचलित नहीं था। ये मार्ग, फारस की खाड़ी वाला जो मार्ग था, वो ज़्यादा प्रचलित था। तीसरा मार्ग था एक लैंड रूट वाला मार्ग। ये भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से होते हुए ये जो व्यापारी थे, वो ऐसे काला सागर होते हुए फिर यूरोप पहुंचते थे, और यहाँ ये भी एक मार्ग था, लेकिन ये उतना प्रचलित नहीं था। सबसे जो प्रचलित मार्ग था व्यापार का, वो था पर्शियन गल्फ वाला, ठीक है। इसी बीच 1453 के आसपास कुस्तुतुनिया, या जिसे बोलते हैं कॉन्स्टेंटिनोपोल का जो क्षेत्र था, ये वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पे ये जो क्षेत्र था, ये कॉन्स्टेंटिनोपोल या कुस्तुनतुनिया, 1453 में कुस्तुनतुनिया, जो कि पूर्वी रोमन साम्राज्य का एक भाग हुआ करता था, उस भाग पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है। और ये जो तुर्क थे, जब इन्होंने इस क्षेत्र पे अपना अधिकार कर लिया, तो फिर उन्होंने क्या किया कि जो इटली के जो ट्रेडर्स थे, इटली के जो व्यापारी थे, उनको वंचित कर दिया। उन्होंने कहा कि अब आप इस मार्ग से व्यापार नहीं कर पाएंगे, इन्होंने इनको रोक दिया। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या थी कि पश्चिमी देश के जो व्यापारी थे, पश्चिमी यूरोपियन देश के जो व्यापारी थे, पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड, ये इस व्यापार से वंचित थे। कभी कभी ये वेनिस के व्यापारियों के द्वारा अपने मालों को भारत तक पहुंचाते थे, या यहाँ का भारत का मसाला इनके माध्यम से यहाँ तक पहुँचता था, लेकिन यह इस व्यापार से वंचित थे। तो ये लोग लालायित थे कि कोई दूसरा मार्ग हो, क्योंकि भारत का वैभव इतना ज़्यादा था, और भारत की चीज़ों की डिमांड, खासकर मसालों की डिमांड यूरोप में इतनी ज़्यादा थी कि ये उनको लग रहा था कि कोई ऐसा मार्ग हो जो कि सुरक्षित हो, जो कि जिस पे वेनिस और अरबी व्यापारियों का प्रभाव ज़्यादा ना हो, और जहाँ पे तुर्कों का प्रभाव ना हो। वो ऐसा मार्ग सोच रहे थे कि ऐसा मार्ग निकाला जाए जो कि सेफ हो। हुआ क्या? और इसी बीच एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो 14वीं और 15वीं शताब्दी का जो समय था यूरोप में, उसी समय यूरोप में पुनः जागरण आता है, रेनेसा आता है। रेनेसा से लोगों की सोच खुली, धर्म के अलावा भी वो सोचने लगे। उन्होंने कई प्रकार की भौगोलिक खोजें की, नए नए इन्वेंशंस किए, आविष्कार किए, जहाजरानी निर्माण में काफ़ी प्रगति करते हैं। जहाजरानी का मतलब होता है शिपिंग। शिप की जो क्वालिटी थी वो इम्प्रूव हुई। नौ परिवहन विज्ञान में काफ़ी उन्होंने प्रोग्रेस किया। इस तरह से हर क्षेत्र में उन्होंने कई नए नए आविष्कार किए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण आविष्कार होता है जिसे बोला जाता है दिशा सूचक या कंपास। कंपास का मतलब क्या होता है? जो दिशाएं बताता है। तो इससे क्या हुआ कि अब उनको दिशा का ज्ञान हो गया। जब वो समुद्र के बीचों बीच होते थे तो उन्हें ये ज्ञात होता था कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और इसी बीच इसका जब ये जहाजरानी का विकास हो गया, जब दिशा सूचक का आविष्कार हो गया, तो बहुत सारे यूरोपीय यात्री जो कि बहुत एडवेंचरस थे, उन्होंने फिर अपने जहाजी बेड़ा लेके निकलते हैं। और इसी बीच हुआ क्या कि एक पुर्तगाली यात्री था जिसका नाम था बार्थीलोमो डियाज।
अपनी जहाज को लेकर निकलता है और पहुंचता है कहाँ पे, अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु पर, जिसे कहा जाता है केप ऑफ गुड होप या आशा अंतरीप भी कहते हैं। इसने इसकी खोज की। इसी से प्रेरित होकर एक दूसरा स्पेन का निवासी था जिसका नाम था कोलंबस। वो यात्रा तो पर निकलता है भारत की, लेकिन पहुंच जाता है इधर अमेरिका। तो उसने अमेरिका की खोज की। और इसी बीच एक और दूसरा पुर्तगाली वो निकलता है भारत की खोज करने, और वो ऐसे आता है, वो पहले आता है केप ऑफ गुड होप पे, यहाँ पे रुकता है और फिर धीरे 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 ऐसे घूमते 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 ये पहुँच जाता है कालीकट। 1498 में ये एक गुजराती पथ प्रदर्शक था अब्दुल मनीद, उसकी सहायता से पहुंचता है कहाँ पर, कालीकट। कालीकट पहुंचता है। कालीकट जब वो पहुंचता है 1498 में, कब पहुंचता है ये, 1498 में ये पहुंचता है कालीकट। कालीकट जब पहुंचता है तो कालीकट में वहाँ पे कालीकट में बहुत सारे अरब के व्यापारी वहीं पर स्थानीय रूप से रह रहे थे। उन्होंने वहीं पे अपने घर बना लिए थे और वो वहीं पे रह रहे थे। जो अरबी जो व्यापारी थे जो वहाँ कालीकट में बसे हुए थे, उन्होंने वास्को डी गामा का विरोध किया। किंतु कालीकट के जो स्थानीय शासक थे, हिंदू शासक थे, कालीकट के जो स्थानीय हिंदू शासक थे, जमोरीन उनकी उपाधि थे, उन्होंने इनका सम्मान किया और इनको अनुमति दी कि आप यहाँ से मसाले और दूसरे जड़ी बूटियाँ यहाँ से ले जा सकते हैं। कहा जाता है कि जब वास्को वापस अपने मुल्क, अपने देश पुर्तगाल पहुँचा तो यात्रा का खर्चा निकालने के बावजूद भी उसको 60 गुना अधिक फायदा हुआ। इसी से प्रेरित होकर 1500 ईस्वी में एक दूसरा पुर्तगाली अभियान पेड्रो अल्बरेल के नेतृत्व में आता है भारत 1500 ईस्वी के आसपास। 1502 में फिर वास्को डी गामा हिंदुस्तान आते हैं और 1503 में पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक केंद्र कोचीन में स्थापित किया। 1503 में पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक केंद्र कोचीन में स्थापित किया और 1505 में अपना दूसरा व्यापारिक केंद्र कन्नूर, एक जगह पड़ती है आज के केरल में, वहाँ पे स्थापित किया। 1505 में कन्नूर में स्थापित किया और 1503 में इन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र कोचीन में स्थापित कर दिया था। इसके पश्चात अब पुर्तगालियों को लगा कि अब भारत पे हमको अस्थायी रूप से रहना चाहिए, हमको वहाँ पे अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए। तो 1505 में पहला पुर्तगाली वायसरॉय नियुक्त हुआ था भारत के क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए या भारत के क्षेत्रों को देखने के लिए। इसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। 1505 में कन्नूर में भी उन्होंने अपने एक व्यापारिक केंद्र की स्थापना की और 1505 में ही पुर्तगालियों ने अपने एक वायसरॉय की नियुक्ति भारत में की। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली वायसरॉय नियुक्त किए गए। 1505 से 1509 तक ये पुर्तगाली वायसरॉय नियुक्त किए गए थे और इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को प्रोत्साहन दिया। शांत जल की नीति बोलते हैं कि हमें शांतिपूर्ण ढंग से अपना व्यापार करना है। लेकिन उस समय भारत की शक्तियाँ इनको भगाने पर तुली हुई थी। तो गुजरात और टर्की और मिस्र के जो अरब थे उनकी एक कंबाइन सेना इनको पराजित करने के लिए आती है। किंतु 1509 में एक युद्ध हुआ था जिसमें गुजरात, टर्की और मिस्र की, इजिप्ट की जो कंबाइंड नेवल फोर्सेस थी, जो संयुक्त नौसैनिक बेड़ा था, वो तीनों मिल के लड़े थे। उसके बावजूद भी वो लोग पुर्तगाली नौसेना को हराने में कामयाब नहीं हुए और इस युद्ध ने यूरोपीय नौसेना की श्रेष्ठता को सिद्ध कर दिया। ये साबित कर दिया कि भारत जो है, भारत की कोई भी राज्य यूरोपीय नौसेना के मुकाबले में नहीं है। इसके पश्चात जो दूसरे पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त किए गए उनका नाम था अल्फांसो दी
अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 तक ये भारत में पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त किए गए थे। इन्हें भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ नींव रखी थी, अभी तक पुर्तगाली मजबूत नहीं हुए थे। लेकिन अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारत में अस्थायी रूप से बसने के लिए प्रोत्साहित किया और बहुत सारे पुर्तगाली लोग गोवा में, कोचीन में अस्थायी रूप से बस गए और उन्होंने स्थानीय लोगों से विवाह भी कर लिया और वो वहीं के हो गए। 1510 ईस्वी में अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीत लिया था और इन्हीं के शासनकाल में ही कोचीन को पुर्तगाली साम्राज्य का मुख्यालय भी बनाया गया था। इन्होंने भारतीय स्त्रियों से विवाह को प्रोत्साहित किया था। इन्होंने कहा था अपने पुर्तगालियों से कि आप भारतीय स्त्रियों से विवाह कर कर उनको अपने कल्चर में परिवर्तित कर लीजिए और अस्थायी रूप से आप लोग यहीं पे बस जाइए। इन्हीं के समय पश्चिमी एशिया में हॉर्मूज और दक्षिण पूर्व एशिया में मलक्का पर पुर्तगालियों का अधिकार भी हो गया था। इसके पश्चात अगले जो पुर्तगाली वायसराय नियुक्त किए गए थे वो थे नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा के शासनकाल में ही कई घटनाएं हुई जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे कोचीन के स्थान पर गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य का मुख्यालय घोषित किया गया, क्योंकि गोवा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका था तब तक। दूसरी बात, 1534 में इन्होंने बसीन पे अधिकार कर लिया, 1535 में दीव पे अधिकार कर लिया, 1559 में दमन पे अधिकार कर लिया और भी कई क्षेत्रों पर इन्होंने अपने अधिकार कर लिए थे। किंतु एक बात ध्यान रखिएगा कि ये 1578 और 80 के दशक के बाद धीरे धीरे, या कहिए कि 1600 तक आते आते बहुत सारे इनके ये सब क्षेत्र इनके हाथों से निकल गए। उसका कारण क्या था? उसका कारण था दूसरे यूरोपियन कंपनीज से इनकी प्रतिस्पर्धा होती है। जैसे डच आ चुके थे, तब तक अंग्रेज आ चुके थे और डचों ने तो इनको दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में पूरी तरह से भगा दिया। 1641 में इन्होंने डचों ने मलक्का, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया का एक बहुत ही प्रसिद्ध ट्रेडिंग सेंटर था, वहाँ से भगा दिया और दक्षिण पूर्व एशिया का पूरा व्यापार जो था, खासकर इंडोनेशिया का जो व्यापार था, वो पूरी तरह से डचों के कंट्रोल में आ गया। श्रीलंका 1658 में श्रीलंका का जो इनका जो व्यापार पे जो एकाधिकार था वो भी डचों ने छीन लिया। इसी प्रकार से पश्चिमी एशिया का जो बहुत ही फेमस व्यापारिक केंद्र था हॉर्मूज, उस पर भी अंग्रेजों ने फारस के शासक की सहायता से उस पर अपना अधिकार कर लिया। सालसाइट, जो महाराष्ट्र का सालसाइट क्षेत्र था, वो मराठों के हाथों में आ गया और कई क्षेत्र इनके हाथों से चले गए। हाँ, फाइनली अंततः 3 क्षेत्र इनके हाथों में अंत तक रहे, वो थे गोवा, दमन और दीव। ठीक है, अब ये देखते हैं कि पुर्तगालियों ने अपनी प्रभुता कैसे स्थापित की। पुर्तगालियों ने क्या किया था कि पुर्तगालियों ने पूरे सामुद्रिक, जो अरब सागर का पूरा क्षेत्र था, अरब सागर का जो पूरा क्षेत्र था, या कहिए हिंद महासागर का पूरा क्षेत्र था, उसको वो बोलते थे एस्टाडो द इंडिया। उनका एम्पायर था। वो कहते थे कि पूरा समुद्र के स्वामी हम हैं। उसके पीछे उनकी नेवल पावर थी, नौसेना बेड़ा उनका बहुत ही मजबूत था। इसीलिए उन्होंने इस पूरे क्षेत्र को अपने कंट्रोल करने के लिए 3 गवर्नरों की नियुक्ति की थी। एक गवर्नर बैठता था मोजाम्बिक में, एक गवर्नर बैठता था गोवा में और एक गवर्नर बैठता था दक्षिण पूर्व एशिया के ट्रेडिंग सेंटर मलक्का पे। और ये तीनों गवर्नर सब एक दूसरे का सहयोग करते थे और इस पूरे क्षेत्र पर जो भी व्यापार होता था समुद्रिक मार्ग से, वो किसके नियंत्रण में होता था? वो पुर्तगालियों के नियंत्रण में होता था। इसे कहा भी जाता है आर्माडा कैफिल सिस्टम। आर्माडा कैफिल सिस्टम कहा जाता है। आर्माडा मीन्स जो उनका नेवल शिप थी उसे वो आर्माडा कहते थे, और कैफिल सिस्टम जो कोई भी व्यापारी, चाहे भारतीय हो चाहे अरबी व्यापारी हो, अगर वो अरब सागर से अपना व्यापार के लिए अपने जहाज को कहीं लेके जा रहा है तो उस पर पुर्तगाली
टैक्स लगाते थे कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, तभी आप इस मार्ग से व्यापार कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, गोला बारूद और काली मिर्च का व्यापार पर पुर्तगालियों का एकाधिकार था। कोई दूसरा व्यापारी, चाहे वो भारत का व्यापारी हो, चाहे अरबी व्यापारी हो या किसी और दूसरे देश का व्यापारी हो, वो इन दो चीज़ों का व्यापार नहीं कर सकता था। ठीक है, तो ये एक तरह से इन्होंने एक नियंत्रण स्थापित किया था अपने इस आर्माडा कैफिल सिस्टम के द्वारा। अब हम इस पे ये समझते हैं, अब ये हम इस पे आते हैं कि आखिर पुर्तगालियों का पतन कैसे हुआ भारत में और क्या कारण थे उसके, और पुर्तगालियों का जो भारत पे इतने समय तक सामुद्रिक क्षेत्रों पे जो, या कहिए कि जो तटीय क्षेत्रों पे उनका जो एक प्रकार से प्रभाव था, उसके क्या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिणाम हुए। तो सबसे महत्वपूर्ण तो ये पहले हम देखते हैं कि पुर्तगालियों के पतन के मुख्य कारण क्या थे। पतन का जो सबसे प्रमुख कारण था वो ये था कि पुर्तगाली भारत में आए थे, उनका दो उद्देश्य था। एक तो आर्थिक व्यापार करना था, लाभ कमाना था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य था, और दूसरा ये था धार्मिक। पुर्तगाली जो थे वो धार्मिक कट्टरता उनके अंदर थोड़ा ज़्यादा थी, और वो धार्मिक अपने क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देना चाहते थे, क्रिश्चियनिटी को स्थापित करना चाहते थे। तो इनकी इस धार्मिक असहिष्णुता थे, जिसे कहते हैं रिलीजियस इंटॉलरेंस, से भारत में जो इन्होंने धार्मिक असहिष्णुता दिखाई, उसके वजह से जो भारत के जो स्थानीय शासक थे, जो मुगल शासक थे या जो आदिलशाही वंश के संस्थापक थे, शासक थे, या जो हिंदू शासक थे, सभी इनसे नाराज हो गए थे और सब लोग एकजुट होकर इनको भगाने में तुल चुके थे। ठीक है, दूसरी बात कि ब्राज़ील के रूप में इनको एक बहुत बड़ा उपनिवेश मिल चुका था दक्षिण अमेरिका में, और ब्राज़ील, जब इनको ब्राज़ील के बारे में इनको जानकारी हो गई, जब इन्होंने ब्राज़ील को जब खोज लिया, तो भारत पे इनकी पकड़ ढीली होने लगी, भारत पे इन्होंने ध्यान देना कम कर दिया, और उसी के वजह से इनका भारत में जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे विघटित होता चला गया। सामाजिक आर्थिक परिणाम या समाज, अगर हम बात करें पुर्तगालियों के शासन के क्या सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक चेंजेस वो क्या हुए, किस प्रकार से उन्होंने भारत में धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन किया, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुर्तगाली जो थे ये धार्मिक कट्टरता इनके अंदर ज़्यादा थी। तो कहा जाता है कि 1540 में, 1540 में इन्होंने गोवा में जितने भी हिंदू मंदिर थे सबको नष्ट कर दिया था। 1560 में इन्होंने ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की थी, ताकि अगर कोई व्यक्ति अगर ईसाई धर्म के खिलाफ कुछ बोलता है या उसके खिलाफ जाता है तो उसको दंड भी दिया जाएगा। अगर आर्थिक प्रभाव की बात करें तो बहुत सारी ऐसे फसलें भारत में थीं जो पुर्तगालियों की ही देन है। अगर हम बात करें तो मेज, या कहिए उसको मक्का, मेज या मक्का, मिर्च, काली मिर्च नहीं, हरी मिर्च, आलू, पोटैटो, पपीता, अनानास, इस सब की जो खेती है वो भारत में किसने प्रचलित की? इन सब की खेती भारत में किसने प्रचलित की? इन सब की खेती पुर्तगालियों ने ही प्रचलित की। अब ये अगर अभी कभी भी प्रश्न आए कि मक्का और आलू ये कहाँ से लेके आए थे, तो ये लेके आए थे अमेरिका महाद्वीप, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका। तंबाकू, टोबैको का जो प्रचलन है वो भारत में पुर्तगालियों ने ही किया था। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी भारत में पुर्तगालियों ने ही की थी। कई बार ये प्रश्न आ चुका है कि टोबैको का प्रचलन किसने किया था, तो टोबैको का प्रचलन भारत में पुर्तगालियों ने किया था। टोबैको भी वो दक्षिण अमेरिका या कहिए मध्य अमेरिका से ही वो लेके आए थे। दूसरी बात कि जो भारत में जो नौसेना थी उसका महत्व पुर्तगालियों ने ही दिया, कि अब नौसेना का भी महत्व है। अब धीरे धीरे भारत के जो शासक थे उनको लगा कि एक अच्छा नौसैनिक बेड़ा भी होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से पुर्तगालियों का ये प्रभाव रहा भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं पुर्तगालियों के बाद भारत में दूसरे यूरोपियन व्यापारी कौन थे, तो दूसरे यूरोपियन व्यापारी आते हैं डच। हालांकि अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना
डचों से पहले हो गई थी। 1599 और 1600 के बीच में हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, लेकिन भारत में अंग्रेजों का आगमन जो था वो बाद में हुआ। ठीक है। डच थे कौन? बेसिकली डच थे कौन? डच मूलतः नीदरलैंड या हॉलैंड के जो लोग थे उन्हें डच कहा जाता है। और डच जो थे 1595 और 96 ईस्वी के आसपास कार्नेलियस हाउटमैन नामक एक डच ने पूरब की तरफ अपना अभियान किया था और ये लोग दक्षिण पूर्व एशिया होते हुए भारत आए थे और 1605 में इन्होंने मसूलीपट्टनम नामक स्थान में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी। इनकी जो कंपनी थी, इन्होंने जो कंपनी स्थापित की थी उसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, या इसका जो मूल नाम था वो था वेरिंगेटे ऊस्ट इंडस्ट्री कंपैगिने, वेरिंगेटे ऊस्ट इंडस्ट्री कंपैगिने। ठीक है। 1605 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी। 1610 में निजामपट्टिनम में इन्होंने दूसरी प्रमुख फैक्ट्री स्थापित की। बंगाल के संदर्भ की बात करें, अगर बंगाल में बात करें तो बंगाल में इन्होंने 1627 में पीपली एक जगह पड़ती है, वहाँ पे एक अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। और उसके पश्चात चिनसुरा, एक ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि चिनसुरा के जो ट्रेडिंग सेंटर था या जो फैक्ट्री थी वो किन लोगों ने स्थापित की थी, तो बंगाल के चिनसुरा में डच लोगों ने अपनी ट्रेडिंग सेंटर या फैक्ट्री स्थापित की थी और वहाँ पे जो किला बनाया था उसको गुस्तावुस फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसी क्रम में 1658 में कासिम बाजार, 1658 में कासिम बाजार, पटना और कई स्थानों पर इन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। हर व्यापारिक केंद्र एक फैक्टर हर व्यापारिक केंद्र का एक चीफ होता था जिसे डच भाषा में फैक्टर कहा जाता था। अच्छा, एक बात और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है डचों के साथ कि डच जो थे वो भारत से जो वस्तु वो निर्यात जो करते थे वो मसाला नहीं था, क्योंकि मसाला के लिए तो उनको एक बहुत बड़ा मार्केट मिल ही चुका था। दक्षिण पूर्व एशिया, इंडोनेशिया, जकार्ता का क्षेत्र, भारत से वो क्या निर्यात करते थे? भारत से वो सूती वस्त्र निर्यात करते थे। इवन कहा जाता है कि सूती वस्त्र के अलावा रेशम वस्त्र भी वो यहाँ से निर्यात करते थे। इवन इन्होंने कासिम बाजार में रेशम वस्त्र की बुनाई के लिए एक कारखाना भी स्थापित किया था। और भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वो जाता है डचों को। इसके पहले भी भारत के वस्त्र निर्यात होते थे लेकिन इतनी भारी मात्रा में निर्यात नहीं होते थे, लेकिन डचों ने भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाया और इसी के माध्यम से भारत के वस्त्र बाद के समय में कालांतर में पूरे यूरोप में फैल गए। ठीक है। हालांकि बाद में फिर इनका अंग्रेजों से मतभेद भी होने लगा था और 1759 में बंगाल में एक स्थान पड़ता है बेदरा, और बेदरा का युद्ध हुआ और उसी युद्ध में डच पूर्णतः पराजित हुए और इसी युद्ध के पश्चात उन्होंने भारत से अपने सभी व्यापारिक केंद्र समेट लिए और वह दक्षिण पूर्व एशिया तक अपने आप को उन्होंने सीमित कर लिया। आज के इस सेशन में इतना ही हो। ठीक है, धन्यवाद।